नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों की। आपका जो NCERT किताब है, जो राजस्थान बोर्ड में भी अब नई किताब लागू हो चुकी है, ये वाली जो किताब है आपके सामने, ये कक्षा 10 के लिए लागू हो चुकी है राजस्थान बोर्ड में भी। तो राजस्थान के अलावा अन्य जितने भी राज्य हैं जिसमें NCERT कोर्स लागू हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। तीसरी प्रश्नावली है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और फिर उसके बाद में आती है चौथी प्रश्नावली। तो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। और पांचवी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। छठी प्रश्नावली है त्रिभुज। सातवीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। इसके अलावा आठवीं जो प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और नवीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वीं प्रश्नावली वृत्त। 11वीं प्रश्नावली रचनाएं। और 12वीं प्रश्नावली जो वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित है। और प्रश्नावली 13वीं है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। और 14वीं प्रश्नावली अपने सांख्यिकी की। अंतिम प्रश्नावली हमारे प्रायिकता की है। और ये इस पाठ के इस आपकी जो किताब है कक्षा 10 की किताब, इसके मैं सभी महत्वपूर्ण सूत्र एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको परीक्षा के समय तथा साथ ही ये आपको पढ़ने में जो कठिनाई ना हो। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन वास्तव में ये हम जो छोटी कक्षाओं में भाग करते थे डिवाइडेशन वाला, उसमें हम भाग का जो आंसर चेक करते थे, वही बचपन में जो हम करते थे वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। कुछ नया रूप इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ए और बी। मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। तो ए और बी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए और बी दो दी हुई संख्या होती हैं, जिसमें एक संख्या का भाग हम दूसरी संख्या में देते हैं, जिससे हमें भागफल प्राप्त होता है और एक हमें शेषफल प्राप्त होता है। इन सभी दोनों संख्याओं को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो आर का मान है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, यानी कि जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं उससे आर का मान हमेशा ही छोटा आता है। तो यही हमारे जो किसी संख्या को लिखने का जो तरीका है वो यूक्लिड प्रमेय के अंतर्गत आता है। अब इसमें ए बी ये क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो भाज्य होता है, बी यहाँ पर भाजक होता है। भाज्य यानी कि जिसमें हम भाग देते हैं, बी यानी कि भाजक यानी कि जिसका पहाड़ा हम बोलते हैं, और क्यू यानी कि भागफल जो हमारे आंसर आते हैं, और आर यानी कि शेषफल जो हमारे अंतिम जो भाग के लास्ट में बचते हैं वो हमारा शेषफल होता है। तो ये होते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस पर आधारित कई सारे सवाल हैं जो हम अलग से वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। फिर आती है पहले प्रश्नावली में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक संख्या है। और एक शर्त है कि ये जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस q का मान 0 होते हैं वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो 0 के अलावा q का मान और पूर्णांक संख्या में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को हमें जो आर से लिखते हैं, रेशनल नंबर इसको हम कहते हैं। तो उदाहरण देख सकते हैं 3/4 एक परिमेय संख्या है, माइनस के 5/4 ये भी एक परिमेय संख्या है, 7 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 भी एक परिमेय संख्या है। 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो वे संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √3 है, √2 है, √3 है, पाई, ई, ये सारी जो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की। दूसरी प्रश्नावली का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले बहुपद की घात। तो बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक बहुपद है 3x² + 2x, इसमें चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात बराबर
2 हो जाएगा। यानी कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसकी सबसे ज्यादा घात वाली जो संख्या होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। फिर घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम रैखिक बहुपद की। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे px बराबर एक बहुपद है 2x + 1, ये एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। दूसरा है fx बराबर fy बराबर, यहाँ पे fy है, तो fy बराबर 3y - 1, ये एक रैखिक बहुपद के उदाहरण है। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये हो जाएगा fx बराबर 2x² + 3, ये एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। दूसरा द्विघात बहुपद है py बराबर y² + 5, ये भी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप की। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है fx बराबर ax² + bx + c, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, a b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद में चर का कोई एक ऐसा मान रखते हैं जो उस पूरे बहुपद के मान को 0 कर देते हैं, वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यानी कि कोई भी बहुपद है उसमें x y का जो भी हम मान रखेंगे वो मान अगर उस बहुपद के मान को शून्य कर देता है तो उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसके बारे में भी सवाल है, वो हम अलग से वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फिर आता है एक महत्वपूर्ण लाइन है कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। जो भी रैखिक बहुपद होते हैं उनका केवल और केवल एक ही शून्यक होता है, क्योंकि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो fx बराबर ax + b एक रैखिक बहुपद का मानक रूप है। अतः fx का केवल और केवल एक ही शून्यक होगा। वो शून्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? डायरेक्ट ही x बराबर -b/a, ये b क्या है? तो ये b रैखिक बहुपद के लिए एक अचर पद होता है और ये a जो होता है वो x का गुणांक होता है रैखिक बहुपद में। अब बात करते हैं हम द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि इसकी घात 2 होती है तो जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। तो ये fx बराबर ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसमें इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, जिसको हम एक को अल्फा नाम देंगे और दूसरे को बीटा नाम देंगे। फिर अल्फा और बीटा के जो मान है वो हम गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, अन्य कई और विधि हैं उनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। एक बहुपद है द्विघात बहुपद fx बराबर ax² + bx + c, जिसमें abc तो है इसके गुणांक और अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं। तो इस abc और अल्फा बीटा में क्या संबंध है वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर गुणांकों में क्या संबंध है? तो -b/a, ये माइनस सूत्र के रूप में होगा और b जो है वो यहाँ पे इस x का गुणांक है। यहाँ आप देख सकते हैं x का गुणांक वो है b और a जो है वो x² का गुणांक होता है। ये a यहाँ पर ये x² का गुणांक है। फिर आता है दूसरे नंबर पर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। c क्या है? यहाँ पे c एक अचर पद है और ये a जो है वो हमारा यहाँ पे x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो ये जो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a। किताब में त्रिघात बहुपद भी दे रखा है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में परीक्षा की दृष्टि से काम में नहीं आएगा। फिर आता है ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकालना। तो ग्राफ, ये ग्राफ दे दिया होगा, जो ग्राफ है वो y बराबर px के रूप में, ये ग्राफ जितने भी है वो सारे y बराबर px के रूप में है और यहाँ पे ग्राफ को देखकर हम शून्यकों की संख्या पता कर सकते हैं। यानी कि ये ग्राफ अगर y बराबर px के रूप में, px में अगर हमारा ये बना हुआ है ग्राफ, तो x अक्ष पर वह ग्राफ जितनी बार काटता है उतने ही उस बहुपद के जो शून्यक होते हैं। जैसे सबसे पहले ग्राफ की बात करें इस वाले की, तो इसमें ये वाला x अक्ष के साथ ये वाला ग्राफ x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है, ये y अक्ष को काटता हुआ समांतर जा रहा है। तो फिर यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली लाइन, ये जो ग्राफ वाली लाइन है वो इस x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0।
दूसरा बहुपद का ग्राफ है ये वाला, तो इसमें देखो ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को यहाँ पे केवल एक बिंदु पर ही काट रहा है, तो फिर यहाँ शून्य की संख्या हो जाएगी 1। फिर दूसरा ग्राफ आगे ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटते हुए निकल रहा है, 1, 2 और ये 3, तो इसमें हो जाएगी शून्य की संख्या 3। तो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक हमें प्राप्त होते हैं। फिर इसमें यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस हेंसफल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमने पढ़ी थी वही ये वापस है। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये एक बहुपद के रूप में वही उसको हम पढ़ेंगे वापस। तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरे पार्ट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हो, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए और बी का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ये दो चर में जो दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो घात है वो एक एक है, एक्स की घात भी एक है और वाई की घात भी एक है। इसके साथ ही ये दो चर वाला है, क्योंकि एक चर एक्स है तो दूसरा चर वाई है, तो दो चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थिति वो हम देख लेते हैं। समीकरण का प्रत्येक हल जो होता है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होता है। कोई भी हम ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो दो चरों में जो एक्स वाई में रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार होगा। दो समीकरण होंगे, युग्म जो होगा वो इस प्रकार होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचने पर हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी, जो उसकी जो तीन स्थितियां हमें मिल सकती हैं। तो एक तल में दो रेखाएं दी हो तो उनकी केवल और केवल इसमें से कोई एक स्थिति हमें दिखाई देगी। तो ग्राफ या तो हमें इस प्रकार काटता हुआ मिलेगा, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो ग्राफ की हमें तीन स्थितियां मिल सकती हैं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, या दोनों रेखाएं इस प्रकार से जो एक के साथ दूसरी जो समांतर होकर निकलेगी जिसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं, या फिर एक रेखा है जो दूसरी रेखा के ऊपर से होकर गुजरती है जिसको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। फिर ये रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की कुछ प्रमुख विधियां। सबसे पहले आती है ग्राफी विधि, और फिर उसके बाद में है प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद आते हैं विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये चार है जो किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की प्रमुख विधियां हैं। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक दूसरी रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं, तो इन दोनों की हमें तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। जो हमने पीछे जो तीनों ग्राफ देखे थे उसको हम बिना ही ग्राफ खींचे डायरेक्ट उसकी स्थिति बता सकते हैं। वो कैसे? तो इनका हम पहले गुणांकों का अनुपात ज्ञात करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। फिर इनकी जो तुलना करेंगे कि अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आता है, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आता है, तो दोनों जो समीकरण है उनसे जो ग्राफ खींचेंगे वो एक दूसरे को काटता हुआ निकलेगा, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। और ऐसे रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। इनको केवल एक ही बिंदु पर काटेगी, इसलिए इसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल का मतलब इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। फिर बात करते हैं दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि a1/a2 का मान तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर में नहीं है। तो ऐसी जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत होती हैं, और इनसे ग्राफ खींचने पर हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं जिनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को काटेगी तब उसके हल प्राप्त होंगे। तो जितनी बार काटती हैं उतने ही हल प्राप्त होते हैं। एक बार काटा तो एक हल प्राप्त हुआ, एक भी बार नहीं काटा तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी स्थिति में क्या है कि तीनों ही बराबर है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपस में बराबर हैं, या फिर इनका अनुपात सेम होता है। तो रैखिक युग्म आश्रित यानी कि संगत होता है। इनसे ग्राफ खींचने पर जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समपाती होती हैं।
यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होकर गुजरती हैं। और इसके हल कितने प्राप्त होंगे, तो अनंत हल प्राप्त होंगे, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को जितनी बार काटेगी उसके उतने ही हमें हल प्राप्त होंगे। तो इस वाले में अनंत हल प्राप्त होंगे। फिर चौथी प्रश्नावली है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये हमारी चौथी प्रश्नावली है और जिसमें हम द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल विधियां वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप देख लेते हैं। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर द्विघात समीकरण का हल, हल क्या होता है, तो समीकरण में चर x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं। इसको हम हल भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं, मान भी कह सकते हैं और मूल भी कह सकते हैं। रूट जिसको हम कहते हैं वो सारे एक ही नाम है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है हल होता है उसमें चर का मान होता है। तो किसी द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके दो घात होती है तो उसके दो ही हल प्राप्त होते हैं। द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की कुछ प्रमुख विधियां, तो सबसे पहले आते हैं गुणनखंड विधि। उसके बाद में हम हल करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। फिर पूर्ण वर्ग बनाने का विधि का जो सूत्र रूप है वो होता है श्रीधराचार्य विधि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके माध्यम से कई सारे सवाल जो कठिन से कठिन सवाल भी इस सूत्र के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र को काम में लेते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है जिसमें abc है वो यहाँ पे गुणांक है। तो यहाँ पर इस सूत्र में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर आधारित इस पद के जो समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल निर्भर करते हैं, उन मूलों की प्रकृति इसी पर आधारित होती है। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम विविक्तिकर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट में डी से भी लिखते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है कि मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे, अलग अलग होंगे, वो सारा का सारा जो है वो सारा का सारा इस डी के मान पर निर्भर करता है। तो वो भी हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। मूलों की प्रकृति, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को हम विविक्तिकर से चेक करते हैं। विविक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान हमें 3 मान प्राप्त हो सकते हैं। या तो ये 0 से छोटा हो सकता है, इसका मान 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसा मान जो 0 से बड़ा आता है, यानी कि धनात्मक संख्या आती है, 0 से बड़ी संख्या आती है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो उसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे, यानी कि असमान होंगे। कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा। जब इसका मान विविक्तिकर जो डी है उसका मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक हो जाएंगे, लेकिन दोनों मूल है जो बराबर होंगे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 से छोटा आता है यानी कि नेगेटिव आ जाता है, ऋणात्मक आता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे। और ये वाली स्थिति के सवाल हमारे 10वीं क्लास में नहीं है, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अलग से इसकी प्रश्नावली अगर आप साइंस मैथ्स लेते हैं 11th क्लास में तो आपको वहां पर ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अभी हमारा 10th में इस दोनों पर आधारित ही सवाल हमें देखने को मिलेंगे। तो ये थी चौथी प्रश्नावली। अब हम चलते हैं 5वीं प्रश्नावली की ओर। 5वीं प्रश्नावली जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, एक निश्चित पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ते जाते हैं तो एक हमें श्रेणी प्राप्त होती है, तो वो हमारे समांतर श्रेणी के रूप में होती हैं। तो समांतर श्रेणी को हम a1, a2, a3, f4 इस प्रकार से पदों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमें गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, वो एक समांतर श्रेणी है। 2 का पहाड़ा वो भी एक समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है, इनको सेम संख्या जोड़ के अगला पद ज्ञात किया जाता है, इसलिए हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें a1 क्या है, तो ये a1 जो होता है वो प्रथम पद कहलाता है। कुछ टर्म है वो हमें इसमें याद रखनी है। तो a1 जो है, या फिर इसको हम केवल a ही लिखते हैं, वो हमारा प्रथम पद कहलाता है। फिर आता है an, ये an क्या है, तो इसको हम nवा पद कहते हैं। इस an को हम nवा पद कहते हैं। यहाँ पर n क्या है, तो n पदों की संख्या की उस श्रेणी में कितने पद हैं वो हमारा n हो जाएगा। और फिर आता है इसमें d, तो d को हम सार्व अंतर कहते हैं।
या कॉमन डिफरेंस कहते हैं अंग्रेजी में इसको। और इसको ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। तो a2 माइनस a1 ये हमारा सार्वंतर। अब सार्वंतर प्लस में भी हो सकता है, सार्वंतर माइनस में भी हो सकता है, सार्वंतर 0 भी हो सकता है, सार्वंतर परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये सारी कुल मिला के प्लस माइनस 0 अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ये सार्वंतर। इसमें d बराबर a2 माइनस a1 हम ज्ञात करते हैं। फिर आता है nवा पद। किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने के लिए हम ये वाला सूत्र काम में लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सब की चर्चा हम ऊपर कर ली हमने। ये an जो होता है वो nवा पद होता है, ये a यहाँ पर पहला पद होता है, n पदों की संख्या होती है और d बराबर होता है सार्व अंतर। दो पदों के बीच में कितने का गैप है वो हमारा d होता है। फिर आता है प्रथम n पदों का योगफल। जब हमें पदों की संख्या दे रखी हो, पहला पद दे रखा हो और सार्वंतर में दे रखा हो, तब हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और कोष्टक d। ये वाला जो सूत्र है वो हम लगा सकते हैं। जब हमें पहला पद और अंतिम पद दे रखा हो और पदों की संख्या दे रखी हो, तब हम डायरेक्ट भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, ये a प्रथम पद है और l यहाँ पर अंतिम पद है। तो इससे भी हमें जो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी 5वीं प्रश्नावली। अब हम चलते हैं 6ठी प्रश्नावली की ओर। 6ठी प्रश्नावली है जिसका नाम है हमारा त्रिभुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुज की आकृति होती है, ए बी और सी इसके नाम दे रखे हैं। इसमें देखते हैं भुजाएं। तो 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी बी सी और सी। ये ए बी बी सी और सी, ये 3 भुजाएं होती हैं। इसमें 3 कोण होते हैं। तो ये कोण ए, 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव है वो कोण होता है। तो ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं, ये बी और सी तीनों वर्टेक्स शीर्ष कहलाते हैं। अब बात करते हैं समरूप आकृतियों की। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं, 2 आकृतियां जिनके आकार और माप का अनुपात हमेशा अगर बराबर होता है तो उसको हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे हम और हमारा फोटो समरूप आकृति कहलाती हैं। हमारे घर और हमारे घर से बनने से पूर्व जो हम नक्शा तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं, वो मॉडल तैयार करते हैं, वो भी समरूप आकृतियां होती हैं। तो ये सारे जो समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। तो सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो ये चाहे वो आकृति छोटी है या बड़ी, सभी वृत्त हैं तो वो समरूप कहलाएंगे, चाहे वो वृत्त छोटा है या फिर बड़ा, उनके रूप एक ही होंगे। उनके जो माप है, उनका जो माप है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि उनके आकार एक जैसे होंगे और माप का अनुपात सदैव बराबर होता है। यानी कि त्रिज्याएं उनकी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन शेप जो होगी वो वृत्त की ही होगी। 2 वर्ग समरूप होते हैं, उनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन दोनों का शेप जो है वो वर्गाकारी होगा, तो वो समरूप कहलाते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा ही समरूप होते हैं। तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरी कंडीशन है कि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो उसको हम समरूप आकृति वाला बहुभुज कहेंगे। फिर आता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसको आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो थेल्स प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर 2 अन्य भुजाओं को अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती हैं, विभाजित करती हैं। ये हमारी थेल्स प्रमेय कहलाती हैं। और इसका विलोम भी है, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक त्रिभुज है ये ABC, इसमें इस BC भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं DE, जो इस AB और AC को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो फिर इसका जो अनुपात बनेगा ये वाला AD का और DB का और AE का और EC का, ये दोनों अनुपात हमेशा बराबर आते हैं। यही हमारी थेल्स प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में गणितीय रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तब AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा।
ये दोनों बराबर होंगे। दो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF समरूप होंगे यदि, दो त्रिभुज दे रखे हैं DABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, ये दोनों समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, और दूसरा ये कि कोण A बराबर कोण D हो, कोण B बराबर कोण E बराबर कोण F। तो ये तो हो जाएगा कि संगत कोण बराबर होंगे, और दूसरा ये कि उनकी संगत भुजाएं समान होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, उनका अनुपात एक ही होता है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी, AB की संगत मान लेते हैं कि बीच में DE है, तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर SCA बटा FD। इनका तीनों का अनुपात अगर बराबर आता है तो उसको हमें जो समरूप आकृतियां कहेंगे। दो शर्तें हैं, और इसको लिखने का जो तरीका है वो हम इस प्रकार लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, ये जो निशान लग रहा है वो समरूप का निशान है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये हमारा इसमें ABC और DEF को समरूप बता देंगे। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट सवाल में भी काम आएगा, तो इसको हम अच्छी तरीके से आगे सवाल में समझने वाले हैं। फिर है इसमें समरूपता के नियम। समरूपता का निशान होता है, और इसके नियम कौन कौन से समरूपता बताने के लिए, तो एक तो होता है SSS नियम, यानी कि भुजा भुजा और भुजा समरूपता। एक होता है AAA कोण 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 नियम, ये दोनों सेम ही होते हैं। तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो भी समरूप होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे तो भी समरूप होंगे, तो ये दोनों एक ही नियम होते हैं। और दूसरा है इसमें ASA, यानी कि कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल नियम। और तीसरा इसमें SAS साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा नियम। चौथा है समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड वाला जो नियम है वो समरूपता के लिए हम काम में लेते हैं। फिर देखते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल। तो एक प्रमेय होती है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे इन क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा इसके संगत भुजा है PQ, तो AB बटा PQ का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है, या फिर बराबर होगा BC बटा QR का होल स्क्वायर या CA बटा RP का होल स्क्वायर। तीनों में से कोई एक एक भुजा दे रखी हो तो भी हम इसमें अनुपात ज्ञात करके उन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। फिर आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज पर लागू होती हैं, जिसको हम त्रिकोणमिति में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इसका पाइथागोरस प्रमेय का गणितीय रूप है, जिसको हम आगे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर सातवीं प्रश्नावली आती है हमारी इसमें निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, पहले वाले सिलेबस में भी थी और इस वाले सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण सूत्र, तो मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु जो होता है वो O से लिखते हैं इसको, और 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी, तो हमेशा ही x जो निर्देशांक होता है वह y एक्सिस से दूरी के बराबर होता है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, इसलिए अगर ये निर्देशांक नेगेटिव भी होता है तो उसको हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। जैसे उसकी दूरी -2 पर आती है तो उसकी दूरी हो जाएगी +2। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक हो जाएगा। जब x अक्ष से दूरी पूछे तो हम y का निर्देशांक लिख लेंगे, और y अक्ष से दूरी पूछेंगे तब हम x का निर्देशांक लिख लेंगे। माइनस में होगा तो उसको हम प्लस में बदल के लिख लेंगे। x निर्देशांक को भुज के नाम से भी जानते हैं और y निर्देशांक को कोटि के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। इसी प्रकार कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y, क्योंकि y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। अब बात करते हैं हम दूरी सूत्र की। तो दूरी सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बिंदु मान लेते हैं P x1 y1 और दूसरा बिंदु है Q x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है।
क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए हम केवल ये अंडर रूट है, इसका जो मान है वो धनात्मक वर्गमूल ही लेते हैं, जो पॉजिटिव रूट होता है उसी को हम लेंगे। एक विशेष स्थिति में याद रखनी होती है इसमें कि कोई बिंदु पी एक्स वाई है, इसकी मूल बिंदु से सीधी दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0,0 होता है, तो डायरेक्ट ही उस बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी मूल बिंदु से OP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि P का जो मान होगा एक्स वाई का मान उसका वर्ग करके जोड़ करके उसका अंडर रूट निकालने पर हमें मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी पता चल जाएगी। फिर इस 7वीं प्रश्नावली में हमें कुछ सवाल सिद्ध करने होंगे कि सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। तो उससे पहले हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषताएं, आयत की क्या विशेषताएं, वर्ग की क्या विशेषताएं वगैरह सारी चीजें। सबसे पहले देखते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को हम एक ही सूत्र से याद रख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये आधार होता है, ये हमारा लंब है। आधार और लंब हमेशा इसमें थीटा के ऊपर निर्भर करते हैं, वो हम त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम फिलहाल इसको लंब मान रहे हैं, इसको हम आधार मान रहे हैं। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम समकोण त्रिभुज को सिद्ध कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज नाम से पता चल रहा है, सम यानी कि समान, बहु यानी कि भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी का मतलब तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज ये रहा PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ये PQ, QR और RP ये तीनों के तीनों ही मान बराबर होते हैं, तभी हम उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये एक त्रिभुज का चित्र है PQR जिसमें दो भुजाएं PQ और PR दोनों बराबर हैं, तो हम बराबर का निशान लगा लिया, इसमें इन दोनों भुजाओं को बराबर बता दिया है। इसमें PQ बराबर QR, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर आता है आयत। आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसका विकर्ण बराबर होता है, प्रत्येक कोण है जो समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। हमारे जो काम की चीजें 7वीं प्रश्नावली की दृष्टि से वो इसमें ये है कि किसी भी आयत को सिद्ध करने के लिए, आकृति को आयत सिद्ध करने के लिए उसके आमने सामने की भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है, यानी कि AB बराबर CD होता है और AD बराबर BC होता है। ये तो इसकी भुजाएं हो जाएगी। और इसके विकर्ण कौन कौन से, ऐसी जो विकर्ण है वो BD के बराबर होते हैं, इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर है तो PQ बराबर QR बराबर RS प्लस SP, ये एक वर्ग दिख रहा है, इसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। इसके दोनों विकर्ण PR और QS SQ ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो ये एक वर्ग की विशेषता होती है। अब बात करते हैं विभाजन सूत्र की। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यदि कोई बिंदु P जो है वो दो बिंदुओं A है x1 y1 और दूसरा बिंदु B है x2 y2, इसको मिलाने वाली एक रेखाखंड है जिसको M1 अनुपात M2 में अंदर से यानी कि अंतः विभाजन करता है, तो उस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वो ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे Px, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये हमारा x का मान आएगा, फिर कोमा ये हमारा y का मान है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ये हमारा जो y का मान आ जाएगा। तो ये x और ये y का मान ये P के निर्देशांक हो जाएंगे। अगर वो कहते हैं यहाँ पे वो बाह्य विभाजन करता है, जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी, अगर ये बाह्य विभाजन करता है तो यहाँ पे हम बाह्य यानी कि प्लस की जगह पे हम माइनस कर लेते हैं। याद कैसे रखेंगे, बाह्य का मतलब प्लस की जगह माइनस करें यानी कि बाकी कर रहे हैं, तो बाकी से बा और बाह्य से भी बा, ऐसे हम याद रख सकते हैं इसमें। तो वो हो जाएगा Px, y, ये बाह्य विभाजन के लिए सूत्र हैं M1 x2 माइनस M2 x1 बटा M1 माइनस M2 और M1 y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2, ये बाह्य विभाजन का सूत्र है।
अगला सूत्र है मध्य बिंदु का सूत्र। दो बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है b x2 y2। इन दोनों का मध्य बिंदु p मान लेते हैं xy। इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सीधा सूत्र है m1 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। क्योंकि m1 और m2 का जो अनुपात है वो तो एक एक हो जाएगा, मध्य बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। फिर आता है हमारे लिए इसमें तीन बिंदु दे रखे हैं a b c। a के निर्देशांक x1 y1, b x2 y2, c है x3 y3। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये जो होता है वो एक त्रिभुज का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र है, जिसके तीनों शीर्ष हमें दिए गए हों। तो ये होता है। इसके अलावा जो संरेख होती है, एक लाइन सीधी लाइन होती है, उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। तो सिद्ध करने में ये हमारा काम आएगा कि संरेख का क्षेत्रफल हमेशा 0 आता है, 0 आता है। फिर हमारे 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें त्रिकोणमिति क्या होती है? गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं, ये त्रिकोणमिति कहलाती है। तो त्रिकोणमिति पूरी जो है वो एक त्रिभुज पर निर्भर करती है। पूरी त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये देख सकते हैं समकोण त्रिभुज का चित्र है। इसमें PQR एक समकोण है जिसमें Q पर है जो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, ये वाला कोण। इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बचा हुआ आधार हो जाएगा। अगर इस P को हम थीटा लेते हैं, यहाँ पर थीटा लेते हैं, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला फिर हमारा आधार हो जाएगा। तो अभी हम कोण R के लिए बात कर रहे हैं, थीटा बराबर, तो ये लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो कोण के सामने हमेशा लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये दोनों चीजें याद रखें, बाकी तीसरी अपने आप याद हो जाएगी, आधार बचेगी वो आधार हो जाएगा। तो 3 भुजाओं से 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं और इन तीनों से हमें 6 अनुपात प्राप्त होंगे। तो उनको हम त्रिकोणमिति में किस प्रकार लिखेंगे वो भी हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला अनुपात है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण एक अनुपात है जिसको हम साइन के नाम से जानते हैं। दूसरा है आधार बटा कर्ण जिसको हम कोस थीटा कहते हैं और तीसरा है लंब बटा आधार जिसको हम टेन थीटा कहते हैं। फिर इन तीनों के विपरीत उल्टा यानी कि लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा है कर्ण बटा लंब, ये होता है कोसेक, यानी कि साइन का विलोम विपरीत जो होता है वो कोसेक होता है। याद रखने के लिए हम विलोम याद रख सकते हैं। और कोस थीटा का होता है सेक थीटा, आधार बटा लंब कोट थीटा जो टेन थीटा का उल्टा है। टेन और कोट के 2 सूत्र और होते हैं, वो भी हम इसमें आगे देखेंगे। इसको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस प्रकार है, लाल कक्का जो आपने पढ़ी होगी पहले भी ये। तो लाल यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, तो ये साइन कोस टेन। फिर उल्टा पढ़ेंगे, आधार बटा लंब तो कोट थीटा, कर्ण बटा आधार तो सेक थीटा और कर्ण बटा लंब तो कोसेक थीटा, जो कि साइन का विपरीत है, प्रतिलोम। तो ये होते हैं इसके कुल प्रमुख अनुपात। अब हम देखते हैं इसके सारे सूत्र। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा को हम 1 सेक लिखते हैं और सेक थीटा को लिखते हैं 1 कोस। टेन थीटा 1 कोट थीटा होता है और कोट थीटा होता है उसको हम 1 टेन थीटा लिखते हैं। इसके अलावा साइन और कोस के रूप में टेन कोट के और सूत्र हैं। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ प्रमुख सूत्र हमारे इस 8वीं प्रश्नावली में काम आएंगे। इसके अलावा सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरण इसको हम बदल बदल के काम में लेते हैं। आगे इसके पर आधारित सूत्र हम काम में सवाल करेंगे, तब इसको हम काम में लेंगे। फिर आते हैं पूरक सूत्र। तो पूरक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है।
सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। पूरक सूत्र का मतलब, पूरक का मतलब ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, इसको हम पूरक कोण कहते हैं। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, इसलिए इसको हम थीटा और 90 माइनस थीटा के रूप में लेते हैं। फिर अगली प्रश्नावली 10वीं प्रश्नावली जिसका नाम है व्रत। सर्कल, इस पर आधारित कई सारे जो प्रमेय हैं इसमें सूत्र हैं। तो व्रत क्या होता है, व्रत एक तल में स्थित उन बिंदुओं का एक समूह होता है जो कि नियत बिंदु, जिसको हम केंद्र कहते हैं, नियत बिंदु को से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। अचर दूरी का मतलब होता है त्रिज्या, एक बिंदुओं का एक समूह होता है जो कि नियत दूरी से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, वो एक व्रत कहलाता है। यहाँ पर ओपी की बात करें तो ओपी ये जो है वो व्रत की त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम आर से लिखते हैं। व्रत की त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ओ यहाँ पर व्रत का सेंटर होता है, जिसको हम व्रत का केंद्र कहते हैं। और ये जो घेरा बना हुआ वो व्रत कहलाता है। परिधि होती है इसकी, चारों ओर का घेरा एक परिधि होती है। फिर बात करते हैं व्यास की। तो व्यास और त्रिज्या में एक संबंध है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि 2 इंटू त्रिज्या बराबर व्यास होता है। और त्रिज्या की बात करें तो वो व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटा 2 बराबर त्रिज्या। बात करते हैं स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो व्रत को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर वो 2 बिंदु पर होती जाएगी तो वो स्पर्श नहीं करेगी, वो अंदर से काट के निकलेगी। इसलिए जो रेखा व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। व्रत के ऊपर कोई एक बिंदु लेंगे तो उसके ऊपर हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब बात करते हैं एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या खींचने, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो वो बिंदु की 3 कंडीशन हो सकती हैं। वह बिंदु व्रत के अंदर हो सकता है, व्रत के ऊपर हो सकता है और व्रत के बाहर हो सकता है। तो जब वह पी बिंदु व्रत के अंदर हो तब इस अंदर वाले बिंदु से उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जब बिंदु अंदर होगा तो उससे हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि तो काट के निकलेगी। तो व्रत के अंदर होने पर स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी 0। फिर बात करते हैं व्रत के ऊपर कोई एक बिंदु है तो वहां से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो व्रत के ऊपर एक, क्योंकि इससे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। व्रत के ऊपर तो हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तीसरा है बिंदु व्रत के बाहर स्थित हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी, यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी। जब कोई बिंदु व्रत के बाहर स्थित हो तो उस बाहर स्थित बिंदु से व्रत के ऊपर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगली प्रश्नावली है हमारी 12वीं प्रश्नावली, जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली है। 11वीं प्रश्नावली रचना वाली, इसमें कोई सूत्र हम काम में नहीं लेते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की सूत्र है इसमें। तो यहाँ पर जो भी आर होगा वो आर व्रत की त्रिज्या है। सबसे पहले बात करते हैं व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये व्रत का क्षेत्रफल है। जहां पर पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान होता है 3.14 या फिर इसको 22/7 भी हम लेते हैं। फिर दूसरा है व्रत की परिधि। व्रत की परिधि होती है 2πr। देखो क्षेत्रफल तो होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्रत, जैसे खेल का मैदान है वृत्ताकार, तो वह कितनी जगह में बना हुआ है, वो सारी जगह है जो व्रत का क्षेत्रफल होती है। और परिधि होती है उसके चारों ओर की बाउंड्री, उसकी परिधि कहलाती है। तो परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं व्रत की त्रिज्या की, तो व्यास बटा 2 व्रत की त्रिज्या कहलाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान है जो 3.14 होता है, या फिर इसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं। बात करते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड क्या होता है, व्रत की 2 त्रिज्याओं और एक चाप के मध्य का जो क्षेत्र है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये एक त्रिज्यखंड का जो छायांकित भाग है वो एक त्रिज्यखंड है, बाकी वाला भाग भी एक त्रिज्यखंड है। तो इसके 2 भाग हो जाएंगे, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। छोटे भाग को हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और बड़े भाग को हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो सबसे पहले जब तक बात दीर्घ की नहीं आई तब तक हम लघु ही त्रिज्यखंड को केवल त्रिज्यखंड के नाम से लिखेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा क्या है, दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ होगा, यहाँ पर थीटा होगा और आर उस व्रत की त्रिज्या होगी। तब हम उसका क्षेत्रफल याद करेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये ए से बी के बीच की जो दूरी है वो चाप कहलाता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है तो वो इस प्रकार की आकृति बनाता है, ये वाली आकृति, तो उसको हम उसका चाप कहते हैं।
बिंदु पथ में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बिंदु पथ वाला हमारे इसमें नहीं है, तो वो चाप कहलाता है। फिर है चाप की जो लंबाई का सूत्र है वो है θ/360 इंटू 2πr। यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में और लिख सकते हैं, 2 से 360 180 बार कट जाएगा, तो πr θ/180 भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं 13वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें डायरेक्ट तो हमें ये वाले सूत्र नहीं लगाने पड़ेंगे, इसमें ठोसों का संयोजन है, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलना है, शंकु, बेला, बेलन, गोला, घन, घनाभ, छिन्नक, इससे संबंधित सवाल है। लेकिन इसके सारे सूत्र में याद होने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट प्रश्नावली ये सारे सूत्र आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। इसके 6 फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। उदाहरण के लिए आप अपना कमरा ले सकते हैं, अलमारी हो सकती है, अपना कूलर हो सकता है जो घनाभ के आकार में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, बरामदा हो सकता है, हमारी कक्षा 10 की गणित की किताब हो सकती है, और कई सारे इसके उदाहरण जो हम घनाभ के रूप में लेते हैं, जिसके 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी कि चारों ओर का क्षेत्रफल। तो वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये बाहर का क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं आयतन की। तो घनाभ का जो आयतन है, आयतन का मतलब उस जैसे कमरा है तो कमरे में कितना हवा आ सकती है, कोई पानी की टंकी है तो उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, वो उसके आयतन के बराबर होता है। अंदर की चीज आयतन, बाहर वाला क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जैसे मान लो अपने कमरे की बात करें तो कमरे में लंबा से लंबा में कोई बांस रखना है तो वो हम इस विकर्ण के सहारे रख सकते हैं। एक कॉर्नर से लगाकर फर्श के एक कॉर्नर से छत के एक कॉर्नर के ऊपर हम तिरछा रखेंगे, जैसे यहां से लगाकर यहां तक, ये वाला सबसे लंबा बांस रख सकते हैं हम इसमें, तो ये इसका विकर्ण कहलाता है। तो इसमें 4 विकर्ण होते हैं, घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। बात करते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये इस फर्श का क्षेत्र परिमाप हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये दीवारों की ऊंचाई हो जाएगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार बात करते हैं घन की। तो जैसे घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, वैसे ही इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इस घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। वही 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 4 इसके विकर्ण होते हैं। इसके जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, जबकि घनाभ में आयताकार होते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 6 वर्ग होते हैं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा की घात 3 भुजा क्यूब। घन का विकर्ण ज्ञात करना हो तो √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, ये जो घन के विकर्ण का सूत्र होता है। √2 इंटू भुजा वर्ग का विकर्ण होता है, √3 इंटू भुजा घन का विकर्ण होता है। जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग सेमी लिखेंगे, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर लिखेंगे। आयतन ज्ञात करेंगे तो घन सेमी, घन मीटर, घन वगैरह इस प्रकार हम इसमें लिखते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस प्रकार से हम आयतन की इकाई लिखते हैं। बात करते हैं बेलन की। तो बेलन क्या है, बेलन एक जैसे इस बेलनाकार आकृति की देखी होगी आपने, अपने घर में जो गैस सिलेंडर है वो बेलनाकार होता है। पानी का जो टंकियां होती हैं इस प्रकार की बेलनाकार भी होती है। इसके अलावा कई उदाहरण, अपना जो मार्कर है वो भी इसमें बेलनाकार आकृति में होता है। कई सारे और उदाहरण है। रोड के नीचे के जो पाइप होते हैं, बड़े बड़े पाइप, वो भी बेलनाकार होते हैं। तो ये सारी बेलनाकार आकृतियां होती हैं। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो आर और एक एच। आर क्या है, उस बेलन का आधार होता है, उसकी त्रिज्या है। एच उस बेलन की ऊंचाई होती है। सबसे पहले देखते हैं बेलन के आधार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये वृत्ताकार होता है आधार। बेलन का वक्र पृष्ठी, यानी कि इसके ढक्कन और पेंदा इसमें शामिल नहीं है, वो वक्र पृष्ठी में आता है, 2πrh।
जैसे रोड के नीचे का जो पाइप होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में देख सकते हैं, उसके ढक्कन और पेंदा नहीं होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पानी का कोई बड़ा ड्रम है तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा क्योंकि इसके ढक्कन और पेंदा शामिल होता है, तो उसका सूत्र हो जाएगा 2πr/h+r। बेलन का आयतन, उस टैंक में या फिर पानी की टंकी में उस ड्रम में कितने पानी आता है वो आयतन के बराबर होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। आधार का क्षेत्रफल इंटू उसकी ऊंचाई। फिर आता है शंकु, जैसे जोकर की टोपी है, आइसक्रीम का कोन है, बर्थडे की जो केप होती है, वो सारी जो शंकु के उदाहरण है। इसमें एक तो होता है एल, ये तिरछी ऊंचाई होती है, एक होती है सीधी ऊंचाई जो शंकु की ऊंचाई कहलाती है। ये उसके जो वृत्ताकार जो भाग होता है उसकी त्रिज्या आर। तो तिर्यक लंबाई एल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र है एल बराबर √h² + r²। ये h इसकी सीधी ऊंचाई है और r इसका त्रिज्या है, तो वो हो जाएगी एल इसकी तिर्यक लंबाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πrl, यानी कि इसके नीचे का भाग है जो खोखला है, तो ये इसका वक्र पृष्ठीय। फिर बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl+r और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। यानी कि जो हमने बेलन का भी आयतन देखा उसमें 3 का भाग देते हैं तो शंकु का आयतन आ जाता है। इसका मतलब ये कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बात करते हैं गोले की। तो गोला जैसे गेंद है, गोला फेंक वाला गोला है, पृथ्वी है, ग्लोब है, ये सारे गोले के उदाहरण हैं। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3 πr³। बात करते हैं अर्धगोले की। अगर इस पूरे गोले को बीच में से काट देते हैं तो ये अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। इसके अलावा अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ये जो अर्धगोले का आयतन होता है। अब बात करते हैं अपनी 14वीं प्रश्नावली की। 14वीं प्रश्नावली जिसका नाम है सांख्यिकी, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। वैसे सभी प्रश्नावली सरल है, मैं आपके लिए सारी चीजें सरल कर दूंगा। अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको ये जो काफी इंटरेस्ट आने वाला है गणित में, इसलिए आपसे केवल अब अंतिम बार जो रिक्वेस्ट है इसमें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी। समांतर माध्य या फिर इसको हम कह सकते हैं औसत, जो अवर्गीकृत होते हैं केवल डाटा वाली प्रश्नावली से वो वाले, तो ये होता है। ये वैसे हमारे है नहीं से आधारित सवाल, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। औसत या फिर समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। वर्ग चिन्ह या फिर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है। मध्य ज्ञात करने की कुछ प्रमुख विधियां। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्यक्ष विधि की। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, हम एफ सिग्मा, ये प्रत्यक्ष विधि होती है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, तो वो होती है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा f। इस पर आधारित मैं आपको सारे सवाल करवा दूंगा, आप चैनल के साथ बने रहें। तीसरी है पग विचलन या फिर पद विचलन विधि, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा f इंटू एच। ये पद विचलन ज्ञात करने की से माध्य ज्ञात करने की विधि है। फिर आता है अगला सूत्र बहुलक का। तो बहुलक में एक ही सूत्र है हमारा जो सबसे ज्यादा बार आता है, वो बहुलक है। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये L क्या होता है? ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है वह बहुलक वर्ग होता है, तो उसको हम उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L लिखते हैं। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की सीमा। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व बारंबारता, सीमा नहीं सॉरी, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता अपॉन 2F1 F0, और ये F2 क्या है? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता।
इनटू एच क्या होता है, ये वर्ग अंतराल, जो हमारा बहुलक वर्ग है उनका गैप कितना है वो हमारा वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे, वो है, ये सारे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र काम में लेते हैं, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये माध्यक का सूत्र होता है। ये ज्ञात करने के लिए इसमें जो टर्म है वो हम देख लेते हैं। l वही माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग हम CF संचय बारंबारता ज्ञात करेंगे, वो एक अलग से वीडियो में हम समझेंगे। n बटा 2, n ये बारंबारताओं का योग होता है। C जो है वो संचय बारंबारता होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता। F माध्यक वर्ग का बहुलक बारंबारता होती है, और H जो होती है वो माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल होता है। तो ये है इसमें माध्यक और बहुलक के सूत्र। फिर देखते हैं हम इसमें बहुलक के बाद और माध्यक के बाद में प्रायिकता। अंतिम प्रश्नावली है अध्याय 15, जिसमें हम प्रायिकता के बारे में देखते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो जितनी भी असंभव घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है, 0 होती हैं, जबकि जो निश्चित घटना होती है जिसका हम श्योर होते हैं 100%, उस घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। प्रायिकता की सीमा जो होती है वो ये है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होता है। कुल मिला के प्रायिकता जो हम ज्ञात करेंगे वो 0 और 1 के बीच में आने वाली है। किसी घटना के होने की प्रायिकता PA और न होने की घटना प्रायिकता PA बार का योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र वो हमें याद रखना है। PA प्लस PA बार बराबर 1। जब हमें होने की घटना देर की होगी तो नहीं होने की ज्ञात करनी पड़ेगी, और नहीं होने की देर की होगी तो हम होने की ज्ञात करेंगे। तो ये एक सूत्र महत्वपूर्ण जो हमें याद रखना है। फिर आता है इसमें सिक्का। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, चित्त और पट। और इसी प्रकार 5-7 उसके ऊपर एक घन होता है जिसके ऊपर 1 से लगाकर 6 तक गिनती लिखी होती है। तो उसमें हमें पूछ सकता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कौन कौन सी है, 2, 4 और 6 सम संख्या होती है। विषम संख्या कौन कौन सी है, 1, 3 और 5 विषम संख्या है। अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या है। 4 से छोटी तो 1, 2, 3, 4 या 4 से छोटी तो 1, 2, 3, 4, 3 से बड़ी तो 4, 5 और 6, 3 या 3 से बड़ी तो 3, 4, 5, 6, या में उस संख्या को भी शामिल करते हैं। फिर देखते हैं इसमें हम ताश। तो ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते होते हैं कलर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, काले रंग के और लाल रंग के। फिर लाल रंग के पत्ते 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लाल पान का और ईंट का, जिसमें हम 13-13 पत्ते सब में शामिल होते हैं। इसी प्रकार काले रंग के भी 2 पत्ते होते हैं, हुकुम की और चढ़ी का पत्ता। तो इसमें कुछ निशान होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो होता है इसमें A, एक होता है K, एक होता है Q, एक होता है J। ये A जो होता है वो इक्का होता है, ये K जो होता है वो किंग होता है, यानी कि बादशाह होता है, किंग बादशाह। और Q जो होता है वो क्वीन रानी बेगम होती हैं। और ये जैक होता है जो गुलाम कहलाता है। तो ये 3 जो है A, Q, J, ये तीनों ही फेस कार्ड कहलाते हैं, तीनों ही फेस कार्ड कहलाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चित्र होते हैं, इसलिए इसको हम फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये कक्षा 10 की गणित के सारे 15 ही प्रश्नावलियों के सूत्र थे, और अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित एक प्रश्नावली के हम सारे सवाल करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें अधिक से अधिक चैनल पर जोड़ सके। और ये हम प्रश्नावली 1 जो है वास्तविक संख्या है, इस प्रश्नावली से हम शुरू करेंगे। तो सभी अपने साथी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक प्रश्नावली के जो सवाल यहाँ पे कर सके। जितना इस वीडियो के ऊपर आपका रेस्पॉन्स रहेगा, कि अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नावली 1 से शुरू करें, तो फिर इस वीडियो के अंदर आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा, कितना आप शेयर करते हो, कितना आप लाइक कमेंट करते हो, उसके आधार पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में
फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आपका कर्तव्य ये है कि इस वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ये 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन इस 1 घंटे में आपकी कक्षा 10 की गणित के जो सारे सूत्र वगैरह कंसेप्ट, आपके अधिकतर सूत्र सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है।